नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना शुरू करने से पहले मैं पूरे किस्सागोई परिवार को रंगों के उत्सव होली के होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा पूरा परिवार आज रंगों से सराबोर होगा। हमारा पूरा परिवार आज मौज, मस्ती, चकल्लस, बहुत बड़े-बड़े आयोजन होंगे। शाम के समय हास्य कवि सम्मेलन होंगे। चकल्लस के नाम से बहुत ढेर सारे सम्मेलन होंगे। महामूर्ख सम्मेलन होंगे और जितनी मस्ती हो सकती है, वो मस्ती आज हमारा पूरा परिवार होली के अवसर पर करेगा या किया होगा। एक बार फिर से आप सबको होली शुभ हो। होली की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आज बहुत लंबा नहीं, एक छोटा-सा अपराध आप लोगों के सामने, बहुत हालिया अपराध है। बिल्कुल हाल-फिलहाल का है और जिला है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का एक जिला, इलाहाबाद से सटा हुआ, जौनपुर के बगल का, इलाहाबाद और जौनपुर के बीच का ये जिला, या यूँ कह लें इलाहाबाद लखनऊ के बीच का जिला प्रतापगढ़। बड़ा पुलिस में ये कहा जाता है, या पुलिस में हम लोग कहते हैं कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। वहाँ की समस्याएं अलग, वहाँ का क्राइम अलग, वहाँ के वकील अलग, वहाँ के अपराधी अलग, और कहीं-कहीं इसको बड़ का जिला कहा जाता है। प्रतापगढ़ के बारे में एक और कहावत बहुत मशहूर है कि न 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, यानी एक प्रतापगढ़ का रहने वाला 100 पढ़े लिखे लोगों के बराबर है। आगे उसको फिर पूरा करते हैं कि न 100 पढ़ा न एक प्रताप गढ़ा, जो एक तक भी पढ़ा तो दैव से भी बड़ा, यानी अगर वो एक तक भी पढ़ा है तो वो ऊपर वाले से भी बड़ा है, बुद्धिमान है, और या यूं कह लें कि अपने आप को ऊपर वाले से भी बड़ा समझता है। ऐसे ही जिले की ये वारदात है। तारीख थी 21 मार्च 2024, बस 3-4 दिन पहले की बात है। सुबह-सुबह 9:30 बजे पट्टी थाना क्षेत्र के एक फर्नीचर व्यवसायी, बड़े फर्नीचर व्यवसायी नईम अपने बेटे को सुबह 9:30 बजे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। घर से कोई 500 मीटर ही दूरी पर वो गए होंगे, तो टाउन एरिया ऑफिस के पास, जहाँ पर बाईपास मोड़ है, उसी मोड़ पर जैसे ही मुड़ते हैं, 2 लोगों ने उन्हें हाथ देकर रोका और सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा था, थोड़ी दूर पर एक और आदमी अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा हुआ था। हाथ देने पर नईम रुक गए। बेटा पीछे बैठा हुआ था, बैग वैग लेके, स्कूल ड्रेस, स्कूल की टाई, और उसके बाद उन लोगों ने नईम को 3 गोलियां मार दी। नईम की मौके पर ही मौत हो गई। व्यवसायी थे, व्यापारियों ने लाश को सड़क पे रख के सड़क जाम कर दिया। एएसपी पूर्वी दुर्गेश सिंह पहुंचे, एसडीएम पहुंचे, सीओ पट्टी पहुंचे। भीड़ बढ़ती गई, सड़क जाम हो गई, लाश सड़क पर रख दी गई। बहुत समझाने की कोशिश की गई कि साहब पोस्टमार्टम के लिए जाने दीजिए, पोस्टमार्टम नहीं होगा तो हम कानूनी कार्रवाई कैसे करेंगे, लेकिन व्यापारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हल्ला गुल्ला ज़्यादा बढ़ा, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने लगी, तो एसपी प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल फौरन मौके पर पहुंचे। मैं सतपाल के बारे में बहुत बार बता चुका हूं। प्रतापगढ़ जैसे जिले में पिछले 2-2.5 साल से वो एसपी है। बहुत अच्छी तरह से उस जिले की कानून व्यवस्था को उसने संभाल रखा है। मुझे अपने ऐसे सबॉर्डिनेट पर बहुत फ़ख्र है। वो हमारा अंडर ट्रेनिंग मेरठ में थे। बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक, प्रैक्टिकल, और लोगों से बातचीत में बहुत ही सौम्य। बहरहाल
उनको भी थोड़ी दिक्कत हुई। 1 घंटे लगे लोगों को समझाने में, लेकिन एसपी की बात अंततः भीड़ ने मान ली और लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। मौके पर जो पहुंच रहा था, चाहे व्यापारियों के नेता हों, चाहे पुलिस के बड़े अधिकारी हों या एसडीएम साहब हों, बच्चे से हर आदमी ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार हुआ क्या था। बच्चा एक ही बात बता रहा था, नाबालिग बच्चा, इकलौता बच्चा, कि साहब जैसे ही चले 2 लोगों ने रोका और रोकते ही, इसके पहले कि मेरे पापा कुछ समझ पाते, उन्होंने पिस्तौल निकाल ली। जैसे ही उन्होंने पिस्तौल निकाली, पापा ने मुझे बचाने की गरज से मुझे हाथ मारकर नीचे गिरा दिया और उसके बाद उन्होंने पापा भी खुद झुक गए। 2 फायर किए गए जो मिस हो गए, लेकिन तीसरी गोली पापा के सीने में लग गई। पापा वहीं लुढ़क गए। तब तक लोग आए, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पापा की मृत्यु हो गई थी। ये उसने कम से कम 50 बार कहा होगा और कम से कम 20 बार कैमरे के सामने रिपीट किया होगा। बहरहाल पुलिस के सामने ऐसा लग रहा था कि ये चुनौती होगी। भीड़, व्यापारियों में बड़ा गुस्सा था और भीड़ वहाँ देखकर सभी पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को ये लगा कि अगर ये अनावरण न हुआ तो ये क्राइम दिक्कत पैदा करेगा। बहरहाल सबसे पहले मौके की सीसीटीवी देखी गई। सीसीटीवी में बड़ा स्पष्ट दिख रहा था, घर से स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते पर टाउन एरिया ऑफिस के पास ठीक मोड़ पर 2 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने हाथ देकर रोका। फर्नीचर व्यवसायी ने अपनी मोटरसाइकिल को रोका। इसी में एक व्यक्ति ने पिस्टल निकाली और ऐसा लगता है इसी आपाधापी में वो लड़का या तो स्वयं गिर गया या उसके पिता ने अपने बेटे को बचाने की गरज से गिरा दिया। लेकिन गोली लगते ही वो नीचे गिरे और जब तक लोग भाग के आते, वो दोनों बदमाश भागे। तीसरा बदमाश एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पहले ही खड़ा हुआ था और उस पर वो बैठकर भाग लिए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की इस ट्रेल को पकड़ा। 4-5 टीमें बनाई गईं और इस ट्रेल को पकड़ा। आगे जहां जहां सीसीटीवी मिले, वहां से उन 3 लड़कों में से एक की पहचान हो गई। पुलिस ने उस एक की, अब चूंकि वहीं आसपास के थे, लड़कों को दिखाया गया, पुराने बदमाशों को दिखाया गया, क्राइम ब्रांच के ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो क्राइम में अच्छी तरह से डील करते हैं, 1-2 साल से वो अपराधियों का पीछा कर रहे हैं अलग अलग अपराध में, तो पहचान में आ गया। पहचाने गए लड़के का नाम या अपराधी का नाम पीयूष पाल था, जो तरदहा कंधई का रहने वाला था। कंधई एक थाना है वहां पर, वहां का रहने वाला था। पुलिस ने प्रयास करके घटना के तीसरे दिन उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते ही सारी बातें खुल गईं। पता ये लगा कि सीसीटीवी पर दिखने वाले 3 लोग, शुभम सोनी जो रहने वाला था कुम्हिया पट्टी का, प्रियांशु मिश्रा जो रहने वाला था मेला ग्राउंड पट्टी का, और पीयूष पाल तरदहा कंधई का रहने वाला। इसके अलावा भी 2 लोग थे जिन्होंने आगे चलकर मोटरसाइकिल उनकी बदलवा दी थी। 2 मोटरसाइकिलों पर ये 3-3 आदमी, एक पर 3 एक पर 2 आदमी होके अलग अलग दिशाओं में भागे थे। उन दोनों की भी पहचान हो गई। वो दोनों हैं आकाश गुप्ता उर्फ बाबा, चंदवा पट्टी का रहने वाला, और दूसरा स्वप्नदीप यादव एलियस कल्लू डॉन, ये अंदेवरी पट्टी का रहने वाला है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार करके ले आई, आव भगत भी हुई। फिर पूरी बात क्लियर हो गई। हुआ यूं था कि वही नाबालिग लड़का, नईम का इकलौता लड़का, वो अपने पिता की टोका टाकी से बहुत परेशान था। जैसे वो बच्चों के साथ कभी सिगरेट पीते हुए दिखा। लोगों ने उनके पिता को बताया। लौट के आने पर पिता ने यानी नईम ने बेटे की पिटाई की। उसके बाद ये पता लगा कि
कि वो गेम्स बहुत खेल रहा है। बाप ने उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया। फिर ये पता लगा कि शाम को ये अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में जाता है, वहाँ पर ये गेम्स खेलता है। बाप ने कहा कि हम पहुँचाएँगे स्कूल और हम ही स्कूल से ले आएँगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। यानी बाप है, बाप का तो ये कर्तव्य है कि बेटे को गलत रास्ते का अगर पता लग रहा है कि मेरा बेटा कुछ गलत संगत में है या गलत रास्ते पर है, तो उसको रोके। और क्या तरीका हो सकता है? बाप ने अपनी संतान को अच्छी राह दिखाने के लिए या गलत राह पर न जाने के लिए इस तरह से उसे रोक टोक उसकी की। इस बात से वो नाबालिग बहुत नाराज रहा। उसे ये लगता था कि उसकी आज़ादी पर, उसकी स्वतंत्रता पर यह कुठाराघात है। उसे जो मर्जी हो करने दिया जाए, उसके जो जो उसका काम है उसमें खलल न डाला जाए। लेकिन पिता पिता था, उस पर पूरी पाबंदी करके या पूरा अनुशासन करके उसने कोशिश यही की कि इसकी जो संगत खराब पड़ रही है उससे इस बच्चे को अलग रखा जाए। लेकिन उस नाबालिग के दिमाग में तमाम चीज़ें चल रही थीं। उसने अपने 3 दोस्तों से संपर्क किया। सबसे पहले उसने संपर्क किया शुभम सोनी से। शुभम सोनी थोड़ा उच्छृंखल प्रवृत्ति का और जो कट्टा-वट्टा रख के चलने वाले बच्चे होते हैं, ये उस तरह का व्यक्ति था। और उससे कहा कि किसी भी तरह से मेरे बाप को मार दो, वरना मेरा जीना हराम हो जाएगा। पहले तो उसे थोड़ा अटपटा लगा, उसने कहा यह काम अकेले नहीं हो सकता। और फिर तय तोड़ पहले 10 लाख रुपए की डिमांड शुभम सोनी ने तुरंत कर दी। 10 लाख रुपए दे दो, किसी को पता नहीं लगेगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात होते होते 6 लाख पर तय हुई। उसने कहा 6 लाख मेरे पिताजी ने जहां रखे हैं मैंने देख लिया है। नहीं माने शुभम, उन्होंने कहा कि हमें कुछ पेशगी चाहिए, कुछ अच्छे असलहे खरीदने हैं और गाड़ी भी अलग से ले आनी है ताकि अगर मौके पर पकड़ भी जाए तो हम तक पुलिस न पहुंचे। ये दोनों बातें मान ली और उस बच्चे ने 1 लाख रुपए पेशगी में इस सुपारी किलर को दे दी। और फिर ये बताया कि जिन जिन लोगों को आपको ये साथ में रखना है उनसे भी मेरी बात करा दीजिएगा। और हुआ भी वही, उनसे बात करा दी गई और उन तीनों ने 1 हफ्ते तक इसकी रैकी की और रिहर्सल किया। रिहर्सल के बाद स्कूल के बीच में ही ये लड़का उनसे कहता था कि गोली हर हाल में बगल से चलाई जाएगी, गोली हर हाल में सटा के मारी जाएगी, ऐसा न हो कि मुझे गोली लग जाए। ये ब्रीफिंग भी की गई कि किस तरह से गोली मारना है, क्योंकि मैं साथ में बैठा रहूंगा और ऐसा न हो कि सामने से तुम गोली मारो और हमें भी गोली लग जाए, क्योंकि अगर हमें गोली लग गई तो बाकी के 5 लाख तुम किससे लोगे। बहरहाल मारने वालों को भी या सुपारी लेने वालों को भी ये बात समझ में आ गई कि इसका बचा रहना हर हाल में ज़रूरी है। और फाइनली 21 मार्च दिन गुरुवार था, सुबह 9:30 बजे इन लोगों ने अपना काम कर दिया। पुलिस हैरत में थी। एसपी पूर्वी दुर्गेश सिंह ने प्रेस को ब्रीफ किया और उसने कहा कि साहब, उस दिन के इस लड़के के बयान मौके पर कम से कम 50 तो मोबाइल फोन में होंगे, तमाम न्यूज चैनल्स पे होंगे। जब इसने ये बताया कि इस तरह हुआ, उस तरह हुआ, उस तरह हुआ, ये सबको पहचानता था। लेकिन इसने पुलिस को कोई बात, अच्छा पुलिस भी थोड़ा सा इसके प्रति लीनियंट थी कि भाई लड़का साथ में था, लड़के के सामने पिता को मारा गया, गोली मार दी गई, दिन की बात है, शॉक में होगा, इससे बहुत ज़्यादा पूछताछ किया जाना ठीक नहीं है। लेकिन जब सीसीटीवी की ट्रेल मिलती गई, पीयूष पाल पकड़ा गया, उसके बाद फिर पुलिस ने
इससे भी अच्छी वाली पूछताछ की तो ये पता लगा कि इसने पिता के पैसा रखने वाली जगह पर चाबी लेकर उसे चेक कर लिया था कि कितना कैश किस समय या किसी भी समय हम इसमें से निकाल सकते हैं, और उसी में से 1 लाख रुपए निकालकर उसने शुभम सोनी को दिया था। बहरहाल ये तीनों गिरफ्तार हो गए हैं और आकाश गुप्ता उर्फ बाबा और स्वप्नदीप यादव उर्फ कल्लू डॉन, ये दोनों अभी भी फरार हैं। आज की घटना देखिए, जब मैं नाबालिग अपराधी की बात करता हूं, अभी उस दिन मैंने अपने जो 1002 एपिसोड था जबलपुर से रिलेटेड, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने इतना बड़ा इतना जघन्य कांड कर दिया था, तो मैंने ये बताया था कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अपराध साबित करते समय लड़के की उम्र जरूर देखी जाती है। अगर वो 16 साल से कम है तो उसे सजा सिर्फ 3 साल की होगी। ऐसे में उसी एपिसोड के कमेंट में एक सुधीश होता है, एक्सटेंशियल बेबी नाम मुझे नहीं पता, इस आईडी से उन्होंने कल लिखा कि लगता है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है बाल अधिकारों के एक्टिविस्ट से, और ऐसी पुलिस है, आपकी ऐसी पुलिस है तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन से। तो प्रभु, मैं आपसे ये निवेदन करूं कि मैंने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। देखिए, एक्टिविस्ट हैं, पूरे वर्ल्ड भर में हैं, यूएन खुद बहुत आगे बढ़कर ये काम कर रहा है। और मैंने आपको कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में भी बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी ये कालीन के कारोबारी थे, सबके यहाँ से इन्होंने बाल श्रमिक या बाल श्रम करने वालों को मुक्त करा के उनका रिहेबिलिटेशन कराया था। ये देखिए अलग बात हो गई। ये बिल्कुल सही है कि बाल श्रमिकों का उद्धार होना चाहिए, किसी भी कीमत पर उनसे श्रम करा के उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और बच्चों के रिहेबिलिटेशन का व्यापक प्रबंध होना चाहिए। और अगर किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी यूनिट द्वारा, किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चों का किसी अन्य वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, ये भी फौरन बंद होना चाहिए। आप अंतर समझिए, चाइल्ड लेबर या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और जुवेनाइल क्राइम, मैं इसकी बात, ये दोनों अलग अलग हैं। मेरा कंसर्न हमेशा बाल अपराध से है, ऐसा अपराध जो 16 साल से कम के लोगों ने, 16 साल से कम उम्र के बच्चों ने या बच्चियों ने किया हो। ये बात पूरी उठी थी जबलपुर वाली घटना से, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने अपने भाई, अपने पिता की हत्या कर दी, जघन्य नृशंस हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। यही नहीं, अपने 8 साल के भाई को मार के उसको फ्रिज में पैक कर दिया था। और तभी मैंने कहा था अगर पकड़ी भी गई तो उसे 3 साल से अधिक की सजा नहीं होगी, जेल में नहीं रखा जाएगा, बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, थाने में पूछताछ नहीं होगी, तमाम तरह के रिफॉर्म्स की बात की गई है। और तभी मैंने कहा था कि अच्छा, उस केस में देखिए अभी भी वो दोनों फरार हैं, लड़की अभी पकड़ी नहीं गई, लास्ट लोकेशन उसकी तमिलनाडु में कहीं मिली थी, तो सजा सिर्फ 3 साल होगी। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। हो सकता है मैं कानूनी रूप से गलत हूं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव के हिसाब से ये बात समझ में नहीं आती कि बालिग होने की कानूनी उम्र को बदला जाना आवश्यक है, कम से कम हीनियस ऑफेंस के परिप्रेक्ष्य में। आज प्रतापगढ़ की घटना में देख लीजिए कि लड़के ने प्लान किया, वहां भी जबलपुर वाली घटना भी 6 महीने से वो प्लान कर रहे थे बाप को मारने के लिए। 6 मंथ्स प्लान करते करते वो गैस कटर का ले आना, पीछे से गैस कटर से ग्रिल को काटना,
ये दिखाना कि बाहर से लोग बदमाश आए होंगे मारने के लिए, फिर मार के पॉलीथीन में पैक करना ताकि जल्दी बदबू बाहर न जाए, भाई को मार के उसे फ्रिज में पैक कर देना ताकि उसकी भी सड़न या दुर्गंध बाहर न जाए। आपको क्या लगता है कि ये नासमझ व्यक्ति का काम है? क्या लगता है कि ये ऐसे अपरिपक्व माइंड का कोई फिट ऑफ एंगर में ये अपराध नहीं हुआ है कि गुस्से में तुरंत गुस्सा आया किसी पर, तुरंत उसे मारा, ऐसी जगह चोट लग गई कि उसकी हत्या हो गई। ये बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। और आज प्रतापगढ़ की इस घटना में कि गुस्से में किया हुआ मर्डर नहीं था, ये फिट ऑफ एंगर का मर्डर नहीं था, ये प्लान्ड मर्डर था कि बाप जो है लड़के को सिगरेट पीने पर मारा, उसने मारा, मारपीट की, मोबाइल गेम्स नहीं खेलने देते थे, मोबाइल छीन लिया, दोस्तों के साथ देर रात तक नहीं जाने देते थे। तो ये तो बाप का कर्तव्य है। क्या बुराई की, क्या बुरा किया पिता ने बेटे के लिए? कोशिश की कि भाई सही गलत को उसे समझाएं, लेकिन वो नहीं माना। बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड कि 1 लाख रुपए एडवांस दिया, 6 लाख में सौदा तय किया, कई दिन रैकी हुई, रिहर्सल किया गया, अपनी मौजूदगी में हत्या कराना ये पहली शर्त थी कि मैं मौजूद रहूंगा, सुबह या शाम स्कूल जाते या आते मेरी मौजूदगी में मेरे बाप को मारिए तब मैं पैसा दूंगा। तो और दूसरे ब्रीफिंग कि मारने वालों को हिदायत कि गोली पास से और बगल से मारना वरना मुझे भी लग सकती है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग को सजा अगर हुई ट्रायल के बाद भी तो सिर्फ 3 साल की सजा, वो भी जेल में नहीं, वो भी एक अच्छे से मकान जिसको बाल सुधार गृह में तब्दील किया गया है उसमें रहकर। तो कौन कहेगा कि ये बच्चा था, सोचने की क्षमता नहीं थी, अच्छा बुरा जान नहीं सकता था? इसे पूरा ज्ञान था, सारा भला बुरा ये जानता था, महीनों से प्लान कर रहा था। अपने सामने उसने अपने पिता को मरवाया, मारने वाले सभी को पहचानता था, प्रेस और पुलिस के सामने जो बयान देता रहा ऑन कैमरा, वो कोई भी अपरिपक्व व्यक्ति, कोई भी अपरिपक्व मानव नहीं दे सकता। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, उस दिन भी ये दोहराया था, मैं फिर कह रहा हूं कि हत्या और रेप यानी बलात्कार, इन 2 अपराधों के लिए अपराधियों को आयु की सीमा से मुक्त कर देना चाहिए। किसी भी आयु का अपराधी हो, कतई उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और अगर ठीक है, हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर मान लिया हमें भला बुरा कहा जाए कि साहब ये कैसे हो गया, ये कौन सा तरीका है कि बालक अगर उसने अपराध कर दिया है तो उसके साथ वही व्यवहार होगा जो किसी वयस्क के साथ होता है। तो कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए कि ये उम्र की सीमा 12 वर्ष कर देनी चाहिए। देखिए, आप भी जानते हैं, अपने अगल बगल, टोला पड़ोस, घर, आसपास बच्चों को देख लीजिए, उनके ज्ञान को देख लीजिए, उनकी परिपक्वता को देख लीजिए। 12-13 साल आते आते इन्हें हर चीज का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के साधन बहुत हैं। गूगल बाबा हैं, मोबाइल देवता हैं और सबके पास हैं ये। तो इसलिए इसका हत्या और रेप के अपराध में मैं फिर कह रहा हूं, जो आज वो टिप्पणी की गई कि आपको ऐसे लोगों से लगता है बड़ी दिक्कत है जो बाल श्रमिक या बाल श्रम या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं उसमें। पिटी क्राइम जितने, मान लिया किसी ने कोयले की चोरी कर ली, पकड़ा गया मौके पर, या किसी के बैग से कुछ निकाल लिया, पकड़ा गया, उसकी बैकग्राउंड देखी जानी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि उन किन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया है, उसको समझाने की ज़रूरत है।
उसे सही रास्ते पे ले जाने की ज़रूरत है। उसे एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, न किया जाना चाहिए। लेकिन अपराध अगर हत्या और जघन्य रेप का हो तो उसमें ज़रूर उसका अपराध देखना चाहिए, अपराध की सीरियसनेस देखनी चाहिए, अपराध कितना हीनियस है ये देखा जाना चाहिए, न कि उसकी उम्र देखी जानी चाहिए। इसीलिए इन दोनों अपराधों में उम्र की सीमा या तो 12 वर्ष होनी चाहिए या फिर इसे उम्र की सीमा से मुक्त रखा जाना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।